आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान 13 नवंबर को। सभी 9 सीटों पर होगी वोटिंग। मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं। चुनाव की घोषणा होते ही मायावती का बड़ा ऐलान। यूपी की सभी 9 सीटों पर बीएसपी अकेले लड़ेगी चुनाव, किसी राज्य में नहीं करेंगी गठबंधन। बहराइच हिंसा में मारे गए युवक के परिजनों से मिले सीएम से मिलकर विलख पड़े रामगोपाल के पिता और मां। सीएम ने कहा दोषियों को बख्शेंगे नहीं। बहराइच में 2 दिन की हिंसा के बाद माहौल शांत। अब तक 40 लोगों को मेडिकल कराकर जेल भेजा गया। भारी सुरक्षा बल तैनात। इंटरनेट सेवा अभी भी बहाल नहीं। सीतापुर में 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के चलते बेसुध हुई मासूम, हालत गंभीर। आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पुलिस ने भेजा जेल। और मुरादाबाद में रेस्टोरेंट मालिक और ग्राहकों के बीच हुई मारपीट। पानी की बोतल लेने के विवाद में भिड़े दोनों पक्ष। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी मारपीट की घटना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही, जहां कांग्रेस से उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। केरल की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पलक्कड़ विधानसभा सीट से राहुल आपको बता दें मामो कोताहिल प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। चिलकारा विधानसभा सीट से राम्या हरिदास को प्रत्याशी बनाया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही। चिलकारा विधानसभा सीट से राम्या हरिदास को प्रत्याशी बनाया गया है। तो 3 प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से घोषित किए गए हैं। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवार घोषित किए हैं। केरल की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पलक्कड़ विधानसभा सीट से राहुल मामो कोताहिल प्रत्याशी बनाए गए हैं। चिलकारा विधानसभा सीट से राम्या हरिदास को प्रत्याशी बनाया गया। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो ये 3 नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषित किए गए हैं। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर की। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश के तमाम राज्यों में खाली पड़ी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाने हैं। चुनाव आयोग ने आज 2 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही देश में खाली पड़ी लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि 2 लोकसभा सीटों में केरल की वायनाड में 13 को और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। इन सभी चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। वहीं लोकसभा की खाली पड़ी सीटों की बात करें तो कुल 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें केरल की वायनाड लोकसभा सीट प्रमुख सीट मानी जा रही है, क्योंकि पिछली बार यहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद रहे थे। हालांकि इस साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने वायनाड लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर जीतने के बाद उन्हें एक सीट खाली करनी पड़ी थी। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने मौके पर ही लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया था और राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा का नाम जारी किया गया था। फ्रेंड्स, कमिंग टू झारखंड। झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। शेड्यूल वुड बी लाइक दिस: झारखंड वुड बी इन 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के चुनाव प्रभारी को नियुक्त किया है। आपको बता दें, बीजेपी के सांसद विजयंत पांडा को दिल्ली का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी के सांसद डॉक्टर अतुल गर्ग को दिल्ली चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में भारत में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की ओर से आयोजित किए जाने वाली विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उन्होंने उद्घाटन किया। इसके अलावा वह भारत मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उन्होंने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा सम्मेलन 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है। इसमें स्वीकृत सिफारिशें और प्रस्ताव संचार प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा तय करते हैं। पहली बार ITU WTA की मेजबानी भारत और एशिया प्रशांत में की जा रही है। PMO की ओर से कहा गया है कि यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है जो 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच पर एकत्रित करने जा रहा है। ये विशेषज्ञ दूरसंचार, डिजिटल और IT क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही मुख्यमंत्री आतिशी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आज से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू हो चुका है। पहले चरण में बंदिशें लागू की गई हैं। सोमवार को केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति की बैठक में वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई की मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की इस पीठ ने सुनवाई की। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि मामले में अत्यंत गंभीरता से जांच चल रही है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने नई स्टेटस रिपोर्ट रखी है। यह भी बताया कि निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इस पर CGI ने कहा कि CBI ने बताया है कि जांच के आधार पर 7 अक्टूबर को सियालदह कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है। इसमें रेप और हत्या की धाराएं लगाई गई हैं। स्टेटस रिपोर्ट भी बताती है कि मामले में दूसरे लोगों की भूमिका पर जांच जारी है। अब रुक रहे हैं अगली अहम रिपोर्ट की। महाराष्ट्र के मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में है। लॉरेंस वैसे तो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके इशारे पर गुर्गे लगातार वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी कई मामलों में लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कस रही है। पिछले दिनों NIA की पूछताछ में लॉरेंस ने अपने 5 टारगेट के बारे में खुलासा किया था। इनमें पहले नंबर पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का नाम था। सवाल है कि आखिर कौन है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई? क्या है बॉलीवुड के दबंग खान से लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी? ये रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद की साबरमती में 32 साल का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उर्फ बलकरण बराड़ महज 5 साल का था जब 1998 में राजस्थान में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड स्टार सलमान खान से जुड़ा कुख्यात काले हिरण के शिकार का मामला सामने आया था। बिश्नोई समाज के लोग हिरण को भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। यही वजह है कि जब 1998 में ये घटना हुई तो बिश्नोई समाज के लोगों को गहरा सदमा लगा था। 26 साल बाद एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में है। वक्त के साथ ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से दुश्मनी काफी बढ़ गई है। पिछले हफ्ते मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से दोनों के बीच की तल्खी और बढ़ गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी का फिल्म जगत के लोगों से खास रिश्ता है। उन्हें सलमान खान का करीबी कहा जाता था। मुंबई पुलिस को शक है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर की गई है। जेल में बंद होने के बावजूद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला समेत कई हाई प्रोफाइल लोगों की हत्याओं को अंजाम दे चुका है। He was a student of DAV school, and then subsequently he studied in Punjab University, and then there he was involved in student politics, and then he got involved in crime.
and since then he has been involved in crime. His crime, he is indulged in contract killings, he is indulged in extortions, and he is indulged in murders. So as of now, he is supposed to be in Sabarmati jail in Gujarat. लॉरेंस बिश्नोई पर पंजाब में जबरन वसूली, हत्या की कोशिश के मामले दर्ज हैं। उसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत 4 मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। महाराष्ट्र में अपना सिक्का जमाने से पहले वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में कई क्राइम कर चुका है। पुलिस की माने तो सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच दुश्मनी पहली बार 2018 में सामने आई। जोधपुर की एक अदालत में पेशी के वक्त लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि वो सलमान खान को मार डालेगा। तभी से सलमान खान को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। दोनों के बीच जारी विवाद ने उस वक्त तूल पकड़ा जब इस साल अप्रैल में बिश्नोई गैंग के 2 शूटरों ने बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। Salman Khan is targeted on the basis of some suspected killing of some of the famous bird, which is, I think, worshipped by the people of Haryana, that in a particular community from which Lawrence Bishnoi belongs to, because Bishnoi community in Haryana particularly, they worship this Kala Hiran, जिसे black deer बोलते हैं. That Kala Hiran, that there are allegations against Salman Khan, and I think case is also pending against him in Jodhpur or somewhere in Rajasthan. राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के मुताबिक देश भर में लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क फैला हुआ है। करीब 700 से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। इनमें कुछ कुख्यात गैंगस्टर भी हैं। लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल भी गैंग का सदस्य है। कॉलेज में पढ़ने वाला अनमोल अपने भाई के लिए देश के बाहर से काम करता है। Lawrence Bishnoi wants to operate or wants to execute any of such type of criminal activity. He can pass on instructions to the persons who are meeting him in jail, or at the time when he is being produced from jail to the court, so that any information can be passed on by him to these through these sources to his own men, and then such things can be executed by him. दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने कभी खुद किसी हत्या को अंजाम नहीं दिया। बावजूद इसके वो सबसे खूंखार गैंगस्टरों में से एक है। फिलहाल वो भगोड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह साबरमती जेल से अपना गैंग चला रहा है। हरियाणा में इन दिनों सब्जियों के रेट उछाल पर हैं। लगातार रेट सब्जियों के जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मेवात में टमाटर और प्याज की बढ़ती हुई कीमत ने थाली का जायका बिगाड़ दिया है। प्याज और टमाटर की कीमतों में एकाएक हुई बढ़ोतरी। टमाटर के दाम बढ़ने से ग्राहक सब्जी की दुकानों पर टमाटर और प्याज खरीदना बंद कर चुके हैं। इसके अलावा हरी सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत के साथ ही हरियाणा के बाजारों में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। जिंद में टमाटर के दाम एक हफ्ते में लगभग दोगुने हो गए। कीमत बढ़ने से आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। यहाँ तक कि महिलाओं को घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। बहुत ज्यादा महंगाई, डबल महंगाई हो रही है। 80 रुपये किलो टमाटर, बहुत ज्यादा महंगाई हो रही है। सप्लाई डिमांड के ऊपर हो, सारे का सप्लाई कम है, इसलिए सब्जी महंगी है, डिमांड ज्यादा है। तो गरीब आदमी का तो बजट, हाँ, गरीब आदमी का बजट बिगड़ जाएगा। इसमें रसोई का सारा सामान लेना में बिगड़ जाएगा। उधर रेवाड़ी में भी कुछ ऐसा ही हाल है। दुकानदारों का कहना है कि दिवाली तक सब्जियों की कीमत और बढ़ सकती है। वो बताते हैं कि बारिश से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे उत्पादन में गिरावट आई है। वहीं कुछ दुकानदार बताते हैं कि दाम बढ़ने की वजह से लोग कम सब्जियां खरीद रहे हैं। बारिश के कारण, बारिश है बार ज्यादा थी, फसल ना उगरी जी, ग्राहक तो जी ले जा ही रहा है, बेचारा मजबूर है। जितना पहले ले जाते दूध ले जाते, कम होगी, क्वांटिटी कम होगी जी। पाव आधा किलो में काम चला रहे, पहले 1 किलो 2 किलो चल रहे थे,
बरसात के कारण हो रहा है, टमाटर की बरसात हो रही है इसलिए बाहर से ना टमाटर आ रहे हैं, यहाँ का है नहीं एरिया का, इस एरिया में टमाटर है नहीं ना, इसलिए बाहर से आ रहे तो खर्चा लगेगा तो महंगा पड़ेगा टमाटर। कहाँ से आ रहे हैं? एक बेंगलोर से आ रहे हैं टमाटर। ये तो पता नहीं, इस चीज के बारे में बता नहीं सकता, मेरे ख्याल में दिवाली के बाद तक चलेंगे। कोई पाव भर ले रहा है, कोई आधा किलो ले रहा है, पहले जैसे नहीं ले रहा, जैसे 1-1 किलो 2-2 किलो लेते थे, अब अपना जो घर में खर्चे के अनुसार हिसाब से चल रहे हैं। करनाल में भी सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं। इसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। दुकानदार कहते हैं कि सब्जियों की कमी की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। जी तो सारे कुछ अभी महंगी चल रही है, अभी कोई हाल नहीं है सब्जी का, देखते सब्जी कम मंदी होगी। क्या क्या रेट है? टमाटर 80-100 चल रही है जी, मटर हो रहा है 150 रुपये किलो, और गोभी का भी वही 80 रुपये किलो। वजह क्या बताई जा रही है? बाकी ऐसी सब्जी आ रही नहीं ना, कि जो खेतों में थी बरसात में ख़राब हो गई है, और जो अब फसल आ रही है बाहर की आ रही है, इसलिए महंगी हो रही है बाहर। इस बीच आम लोग सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि सरकार लगातार बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाएगी, जिससे आम आदमी की जेब का खर्च कम हो सके। तो फिलहाल देश के बाद में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। माननीय उच्च न्यायालय व छत्तीसगढ़ राज्य के अपर सचिव के आदेश पत्रक पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने बर्खास्त पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर को पुनः मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष पद पर स्थापित किया है। आपको बता दें कि इस पंचवर्षीय में मुंगेली नगर पालिका की कुर्सी पूरे प्रदेश भर में हाई प्रोफाइल रही है, जहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जिसमें भाजपा को निर्दलीय के समर्थन से अध्यक्ष की कुर्सी मिली थी, जिस पर 1 वर्ष बाद नगर पालिका अध्यक्ष संतूलाल सोनकर को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा था। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में भाजपा के बहुमत होते हुए भी क्रॉस वोटिंग में नगर पालिका अध्यक्ष का पद हेमेंद्र गोस्वामी को मिला था। वहीं भ्रष्टाचार के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संतलाल सोनकर के पक्ष में आदेश पारित किया, जिसके प्रतिपालन में राज्य सरकार के अपर सचिव द्वारा जिला प्रशासन को तत्काल निर्देशित कर संतूलाल सोनकर को पुनः नगर पालिका अध्यक्ष पद पर स्थापित किए जाने का आदेश पारित किया गया। ये जो कुर्सी मिली है मेरे लिए ना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और एक जीवन का बहुत बड़े घटनाक्रम इसको मानूंगा। इसके पूर्व में मुझको बेवजह दोषारोपण करके बस हटा दिया गया था, क्योंकि उस समय कांग्रेस का सरकार था, और जिस ढंग से मुझको हटाया वो बिल्कुल गैर कानूनी था, जिसका मेरी जिम्मेदारी ये तो मेरा काम ही नहीं है, साइड देखना मेरा काम नहीं था। लेकिन उनको चूंकि सत्ता से हटाना था तो किसी भी प्रकार से सत्ता से हटा दिए, और हटाने के बाद दोषारोपण करके यहाँ तक जेल भी भेज दिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुझे निष्कलंक घोषित किया गया है। उसमें कहा गया कि उनके किसी प्रकार का दोष नहीं है, और जिस ढंग से उसके ऊपर आरोप लगाया गया वह निराधार है। इस हिसाब से न्यायालय द्वारा मुझको निष्कलंक घोषित किया गया है, और मेरे ऊपर कोई कलंक नहीं है। देखिए, मुझे भी जानकारी प्राप्त हुआ अभी आधी घंटा पहले एक नगर पालिका से मुझे कॉल आता है ऑफिस के एम्प्लॉइज़ लोगों से कि आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। मैंने पूछा किन चीज़ों का, उन्होंने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष का। मैं बोला नगर पालिका अध्यक्ष तो मैं हूँ। उन्होंने बोला कि शासन ने आपको हटा दिया है। न ही मुझे शासन ने हटाने का कोई निर्देश दिया है, न ही कहीं पर मेरे पास ऐसा कोई जानकारी आया है कि आपको दूसरे को किसी और पूर्व अध्यक्ष थे उनको नगर पालिका अध्यक्ष बना दिया गया है। मैंने विधिवत न्यायालय में माननीय न्यायालय के समक्ष अपना बात रख चुका हूं मैं कि मुझे जानकारी मिली थी 2 रोज़ पहले कि आपके अगेंस्ट में ये राज्य शासन के पास जा रहे हैं, मंत्रालय में एक आवेदन लगा रहे हैं। आवेदन में उन्होंने लगाया कि मुझे अध्यक्ष पद बनाया जाए संतूलाल सोनकर जी ने। मैंने उनको देखा कि उस आदेश में अपर सचिव का जो है वो सिर्फ एक पत्र व्यवहार है, न ही शासन का कोई आदेश है, न सचिव का कोई आदेश है, और न ही राज्यपाल को उसमें मुझे कहीं कुछ दिखा। प्राप्त हुए जो ऑर्डर था उसके परिपालन में सचिव नगरीय प्रशासन को अवगत कराया गया था मेरे द्वारा, और उसके उपरांत सचिव नगरीय प्रशासन यानी नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा स्पेसिफिक निर्देश प्राप्त हुए हैं। उसके अनुक्रम में आज
अग्रिम कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार मुंगेली को सीएमओ के साथ अधिकृत किया गया है और वो अपनी अग्रिम कार्रवाई करके जो संतूलाल सोनकर जिनका नाम है उनको पुनर्स्थापित करने का कार्रवाई करें। ज्ञापन दिया गया है सर, विज्ञापन दिया गया है, कुछ विधिक बिंदु उस पर हम लोग उठाए हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा। बहरहाल जो स्थिति है, जो निर्देश स्पष्ट आए हुए उस निर्देश का पालन कराया जाना। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पखांजूर क्षेत्र के ग्राम पीवी 12 से है, जहां पर महिला ने खुद को मासूम बताकर पुलिस आरक्षक पर आरोप लगाया। फिर वहां के ग्रामीणों ने पुलिस थाने में आकर बताया कि वह गांव की एक चरित्रहीन महिला है जिसने पुलिस आरक्षक के ऊपर बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है। उसी गांव के ही ग्रामीण महिला पुरुषों ने उस महिला के विरुद्ध पखांजूर थाने आकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। इससे पहले भी वो कई बार ब्लैकमेलिंग कर लोगों से पैसे हटने की बात ग्रामीणों ने कही। ये महिला पहले भी खुद को मीडिया कर्मी बोलकर रायपुर के कई व्यापारियों को चूना लगा चुकी है और अश्लील वीडियो बनाकर धमकी देकर महिला द्वारा लोगों से कई बार ठगी की गई। महिलाओं के हित में बनाए गए कानून का इस तरह से दुरुपयोग करना समाज के लिए ये कष्टदायी बनी हुई महिला। एक महिला ने पखांजूर थाना पदर से एक आरक्षक के विरुद्ध छेड़छाड़ मारपीट करने का शिकायत दिया है और आज उसको बयान के लिए बुलाया गया था, परंतु वो घर पर नहीं थी। उसके माता पिता को नोटिस बताया गया है, बोला गया है कि जब आप जहाँ सहूलियत हो वहाँ पर महिला विवेचक द्वारा बयान हो जाएगा। और इसी दौरान जो है कि वहाँ के ग्रामवासी भी आए थे और उन्होंने भी आवेदन दिया है और बहुत सारी बातें उसमें भी उन्होंने बताई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम में एक कांस्टेबल द्वारा एक युवती से छेड़छाड़ की गई है। युवती के घर तक उसका पीछा किया गया। जब थाने में शिकायत करने युवती पहुंची तो वहां भी कांस्टेबल ने गाली गलौज की। पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एसपी अमित कुमार ने कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। मामला थाना औद्योगिक क्षेत्र का है। 13 अक्टूबर की शाम का ये पूरा मामला है। 21 वर्षीय युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वह एक शॉप पर कार्य करती थी। पिछले कुछ दिनों से एक युवक उसका पीछा कर रहा था। डर के कारण घर वालों को उसने नहीं बताया। रविवार शाम को अपने कार्यस्थल से लौटने के बाद जब वह क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए रुकी तो वहां पर भी वो आकर मुस्कुराकर कमेंट करने लगा। वहां से उसने बताया कि मैं सब्जी लेने गई तो फिर पीछे आ गया। सब्जी लेकर घर गई तो फिर पीछे आकर इस तरीके से महिला ने आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया। आरक्षक पर जो है एफआईआर दर्ज हुई है छेड़छाड़ को लेकर, क्या कुछ घटनाक्रम था? जी हाँ, इसमें जो है आरक्षक माणिक चौक थाने में पदस्थ है और उसके द्वारा जो घटना कार्य की है जिस तारतम्य में आईए रतलाम में जो है उसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आरक्षक को लाइन संबद्ध किया गया है। घटना के वक्त क्या ड्यूटी पर थे? प्रकरण विवेचना में है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। मुरादाबाद से अगली खबर है, जहां दिन दहाड़े घर में घुसकर निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। 100 रखकर ग्रामीणों ने जाम लगाया है। सूचना पर मौके पर पहुंचे आलाधिकारियों ने जाम खुलवाने का प्रयास किया है। परिजनों ने हत्या का खुलासा के साथ ही न्याय की भी मांग की। हत्या करने वाले अज्ञात व्यक्ति की गिरफ्तारी की भी मांग परिजनों ने की है। पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ और जांच आगे बढ़ाई है। आपको बता दें, घर पर देवरानी और जेठानी दोनों महिलाएं अकेली थी। इस दौरान ग्रामीण और परिजन देवरानी को संदिग्ध मानते नजर आ रहे हैं। थाना कांठ इलाके के हरिद्वार मार्ग पर लोगों ने जाम लगाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से नोएडा 21A में मेले में रेकी करके चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 6 साथी चोरों को नोएडा थाना 24 पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से 10 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल फोन, 2 चाकू व एक ऑटो बरामद हुई है।
भी होता है, लेकिन अब लास्ट का तो मिली ही 6 लोगों का एक गैंग है जो जब मेले लगते हैं या कोई ऐसा आयोजन होता है जहाँ बहुत सारी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो उस भीड़ का एक फ़ायदा उठाने के लिए ये लोगों के मोबाइल चुरा लेते हैं और फिर उनको सेल कर देते हैं और डिस्पोज कर देते हैं। सर कितने मोबाइल बरामद? इनके पास से 10 मोबाइल बरामद हुए हैं, 2 चाकू बरामद हुए हैं और एक ऑटो जिसमें बैठ करके आते हैं। सर ये कब से कर रहे थे, कोई आपराधिक इतिहास? अभी इसका हम आपराधिक इतिहास तो जल्दी में नहीं पता चल पाया, लेकिन हम इसका सीसीटीवी के द्वारा खोलेंगे। तो क्या इनके टारगेट पर मेले रहते हैं? हाँ, मेले भीड़ भाड़ वाले? हाँ, मेले और भीड़ भाड़ रहते हैं क्योंकि उसमें आसानी होती है इनको मोबाइल चुराने की। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर बलिया से, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने आपको बता दें रंगे हुए आलू की एक बड़ी खेप जब्त की है। इधर बाजार में आलू की कीमतें चढ़ी हुई हैं, इसलिए कुछ आलू कारोबारी आलू को रंग कर खरीदारों को बेच रहे थे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिल रही शिकायतों के मद्देनजर नवीन मंडी स्थल पर पहुंचकर टीम ने छापामार कार्रवाई की। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा अभित प्रकाश मिश्रा ने बताया कि 21 कुंतल आलू को कब्जे में लिया गया है। पकड़ी गई रंगी आलू की कीमत करीब 56,000 रुपये बताई जा रही है। ये रंगी हुई आलू पकड़ी गई, 56,000 की कीमत इसकी बताई जा रही है। कुल 21 कुंतल आलू को जब्त किया गया है। तो बलिया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कीमत वसूलने को लेकर जिस तरीके से जांच में ये रंगीन आलू पकड़ी गई है, 56,000 रुपये कीमत की ये आलू पकड़ी गई है। लगातार शिकायत मिलने के बाद जांच पड़ताल की गई। कुछ से शिकायत मिल रही थी कि आलू ओरिजिनल न होकर लाल रंग से रंगा हुआ आ रहा है, तो इसकी मैंने जांच कराई अपने स्तर से। उसके बाद टीम को भेजा और मंडी में आलू गिरवी रंग से रेडिश बनाकर उसको रखा जा रहा था, उसका वहाँ से बिक्री का प्रयास चल रहा था। तो इसकी कार्रवाई हुई है। लगभग 21 कुंतल आलू सीज किया गया है, उसकी सैंपलिंग की गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बागपत जिला अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा हो गया। महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल मृतका संजीदा बागपत के क्यामपुर गांव की रहने वाली थी और उसे देर रात परिजन महिला जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे और समय पर उपचार नहीं दिया गया था। महिला के पति का आरोप था कि डॉक्टर इधर उधर भटकते रहे और मरीज तड़पती रही, जिसके बाद सुबह उसकी मौत हो गई। ऐसा है, पहले ये मरीज जो है सुबह 7:57 पे संजीदा नाम की एक पेशेंट, वाइफ ऑफ अली मोहम्मद और कयामपुर 36 वर्ष इसकी एज थी। ये मरीज प्रातः 7:57 पे इसका पर्चा बना है ओपीडी में, जिसमें इसने बताया कि ये अपनी वाइफ को दिखाना चाहता है, उसको बुखार आ रहा है। तो ये ओपीडी के सामने जिसमें चिकित्सक हमारी बैठती है, महिला चिकित्सक, वहाँ बैठ गए। जैसे ही वहाँ ये बैठ गई थी, वहाँ पर हमारी फार्मासिस्ट भी मौजूद थी। अचानक ये लेडी कोलैप्स कर गई। महिला अस्पताल कल रात से पड़े हैं यहाँ पे, उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। नो, कल सुबह डॉक्टर आएगा। सुबह 7 बजे उन्होंने पर्चा बना, 7 बजे इमरजेंसी पर्चा बन गया। कह रहे कि 8 बजे ओपीडी में यहाँ डॉक्टर बैठेगा। हमने बोला कि मैं नहीं, ज़्यादा पेशेंट हमारा सीरियस है, हमें डॉक्टर से मिलवाओ। 8 बजे 8:30 बजे तक का कोई डॉक्टर नहीं आया। 8:30 बजे मेरी वाइफ ने दम तोड़ दिया और फिर सारे इकट्ठे हो गए। डॉक्टर कह रहे तुम वहाँ लेकर आते। अरे भाई, हमें जहाँ तुम्हारा स्टाफ भेजेगा, जहाँ पर्चे बनाने वाला भेजेगा, वहीं तो जाएंगे अब लेकर अपने पेशेंट। आपके पेशेंट को क्या हुआ था? पेशेंट कमजोरी हो रही थी, 2 दिन पहले प्रेगनेंसी खराब हो गई थी, बच्चा वो हो गया था।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पुलिस ने नवजात शिशु के अपहरण की दर्ज की कराई गई रिपोर्ट की जांच करते हुए मारकुंडी थाना क्षेत्र के डोडा माफी गांव निवासी कलयुगी पिता और एक आशा बहू सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि बच्ची को एडॉप्ट करने का सौदा करने वालों ने भी नवजात के लालची पिता को ठगी का शिकार बनाया। इसलिए अपहरण की कहानी गढ़े जाने की वजह से ये मामला पुलिस की दहलीज तक जा पहुंचा और पुलिस की ईमानदार जांच के चलते सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वनवास को बिताते हुए जिस चित्रकूट की धरा पर पवित्रता से भरा था, वहां एक कलयुगी पिता ने नवजात बच्ची का 1.5 लाख रुपए में सौदा कर वात्सल्य के साथ रिश्ते को भी कलंकित किया है। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रयागराज निवासी जशवंत प्रजापति को शादी के 8 साल बाद भी संतान सुख नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए कौशाम्बी के झोलाछाप डॉक्टर सुधीर सिंह से कोई बच्ची अडॉप्ट कराने की बात की थी। झोलाछाप डॉक्टर ने मानिकपुर की आशा बहू गुड्डी देवी को कोई बच्ची अडॉप्ट कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। आशा बहू ने नवजात के पिता को सेट कर 1.5 लाख रुपए में जशवंत प्रजापति बेटी दिलाना तय कर लिया था। साजिशकर्ता की पत्नी पहले से ही 3 बेटे और 3 बेटियों की मां बन चुकी थी, इसलिए उसने 1.5 लाख रुपए में अडॉप्ट करने के लिए बेटी देने की हामी भरते हुए 10,000 रुपए पेशगी ले ली। इसलिए पत्नी को बहन के घर ले जाकर प्रसव कराया और बहाने से नवजात को लेकर सौदे के अनुसार संबंधित को सौंप दिया। पुलिस अधीक्षक ने सस्पेंस समाप्त करते हुए बताया कि बच्ची को सुपुर्दगी में लेकर झोलाछाप डॉक्टर बच्ची को अडॉप्ट करने वाले जशवंत प्रजापति, आशा बहू गुड्डी देवी और अमित ने नवजात के पिता सुनील को बाकी रकम न देकर एक नंबर थमा दिया, साथ ही फोन पर बात कर बाकी रकम प्राप्त करने को कहा। बाद में नवजात के पिता को गाड़ी से उतारा और स्वयं बच्ची सहित फरार हो गया। दिए गए नंबर पर बात न होने पर पिता ने नवजात बच्ची के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। जनपद चित्रकूट के मारकुंडी थाना क्षेत्र में 11 अक्टूबर को एक मामला दर्ज होता है कि एक बच्ची जो अभी 1 दिन की भी नहीं, लगभग 20 घंटे की है, उसके प्रसव के बाद कुछ लोग आते हैं और उसके पिता से ये बताते हैं कि इसका टीकाकरण होना है और आपको आर्थिक सहायता मिलनी है। खंगालने के बाद हम उस गाड़ी तक पहुंच गए और उस गाड़ी के आधार पर फिर फाइनली हम पहुंचे तो कहानी इस तरह से निकल के आई कि एक जसवंत प्रजापति नाम के व्यक्ति हैं प्रयागराज जनपद के, वो 7-8 साल शादी के हो गए, अभी निसंतान थे। उन्हें बच्चे की तलाश थी तो एक डॉक्टर सुधीर हैं जो झोला छाप डॉक्टर, उन्होंने कहा बच्चे का इंतजाम हम करा देंगे। और फिर डॉक्टर सुधीर ने एक गुड्डी देवी हैं जो आशा बहू है, मारकुंडी क्षेत्र की ही, उनसे संपर्क किया और इस तरह के इन लोगों ने षड्यंत्र किया। उस षड्यंत्र में उस बच्ची का पिता भी शामिल है। उसके पास इससे पहले 6 औलादें हैं, 3 बच्चे 3 बच्चियाँ। 7वीं औलाद को उसने इस तरह से सौदा किया था बेचने का और इसी बहाने वो लेकर आया और जब उसे पैसे पूरे नहीं मिले तब उसने पुलिस में इस तरह की तहरीर देकर के मुकदमा लिखाया है। इसमें वो व्यक्ति जिसे बच्ची चाहिए थी, जिसने अवैधानिक तरीके से खरीद फरोख्त की, वो डॉक्टर जिसने इस पूरा षड्यंत्र किया, षड्यंत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाली गुड्डी देवी और 2 अन्य जो गाड़ी लेकर के उनके साथ साथ आए थे, इन सबकी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्ची का सौदा करने की धारा बढ़ाकर नवजात के पिता सहित सभी गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया जा रहा है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पर्यटकों के पसंदीदा बिजरानी पर्यटन जोन को आज सुबह से डे सफारी के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर पार्क संचालित करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गार्डन ने पर्यटकों की जिप्सी को हरी झंडी दिखाकर भ्रमण के लिए रवाना किया। इस दौरान देशी विदेशी सभी पर्यटकों में गजब का उत्साह दिखाई दिया। कॉर्बेट के डिप्टी डायरेक्टर राहुल मिश्रा ने बताया कि 15 नवंबर से पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाला डिकाला जोन भी खोल दिया जाएगा। साथ ही विभिन्न पर्यटन जोन में बने कक्षों का भी पर्यटक लुत्फ उठा सकेंगे।
साथ कारबेट के बंद चल रहे जोन संचालित करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी क्रम में मंगलवार की सुबह क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट, कारबेट के डिप्टी डायरेक्टर राहुल मिश्रा व पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी ने पार्क का भ्रमण करने को जुटे पर्यटकों की बिजरानी पर्यटक जोन में प्रवेश के लिए हरी झंडी दिखाई। मानसून सत्र के बाद पहले दिन पसंदीदा बिजरानी पर्यटन जोन भ्रमण करने पहुंचे पर्यटक उत्साह के साथ रवाना हुए। आपको बता दें कि यहां पहुंचने वाले पर्यटक कारबेट में संरक्षित बंगाल टाइगर देखने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। जंगल में स्वच्छंद घूमते हुए बंगाल टाइगर को देखना देसी सहित विदेशी सैलानियों की पहली ख्वाहिश में शामिल रहती है। मंगलवार को जोन की ओपनिंग पर सभी पर्यटकों ने यही सपना संजो रखा था। वह जैव विविधता समेटे कारबेट की वाइल्ड लाइफ से रूबरू होना चाहते थे। I'm from Norway. I'm very excited and I'm so happy to be here. And we hope to see all the different animals that you have in the park. It's very nice. मैं ग्वालियर से हूँ। मेरा नाम श्रुतिका है। मैं ग्वालियर से आई हूँ। आज हम लोग बहुत एक्साइटेड कि हम लोग बिजरानी जोन में आए हैं। टाइगर्स, एलिफेंट्स आज ओपनिंग है। हम होप करेंगे आज हम इन सबको मिले। टाइगर्स, एलिफेंट्स, हम इन सब चीज एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ देखें, एंजॉय करें। बहुत एक्साइटेड है हम। देखिए, हर वर्ष की भांति कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बिजरानी जोन डे विजिट के लिए आज 15 अक्टूबर से खोल दिया गया है। इसके लिए जो तैयारियां, आवश्यक तैयारियां जैसे रोड रिपेयर और अंदर कैंटीन का जो सुविधाएं होनी थी वो सुनिश्चित कर ली गई हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में 30 गाड़ियां और इवनिंग शिफ्ट में 30 गाड़ियों के जो परमिट्स हैं वो भी बुक हो चुके हैं। तो आशा है कि इस सीजन में पर्यटक काफी रोमांचित होंगे और वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। वाइल्ड लाइफ में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए मानसून सीजन शुरू होने के साथ 30 जून से कारबेट के कई जोन को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया जाता है। हर साल 15 अक्टूबर को यहां पुनः डे सफारी की शुरुआत की जाती है। साथ ही 15 नवंबर से सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला पर्यटन जोन ढिकाला का संचालन करा दिया जाता है। इसी के साथ पार्क के पर्यटकों को रात्रि विश्राम की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाने लगती है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। टिहरी कीर्तिनगर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित किया गया। तहसील दिवस में पंजीकृत शिकायतों को पोर्टल पर अपलोड करते हुए शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समय अंतर्गत निस्तारित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को तहसील दिवस के बाद क्षेत्र में अपने अधीनस्थ कार्यालयों, विभागीय योजनाओं एवं कार्यों का निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों से विभागीय कार्यों की जानकारी लेते हुए मंडवा उत्पादन एवं खरीद को लेकर कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को गांव-गांव जाकर निरीक्षण करने तथा सड़क से संबंधित अधिकारियों को सड़कों के गड्ढों के पेच वर्क कार्य प्राथमिकता से करते हुए सड़कों की स्थिति सुधारने को कहा गया है। तहसील दिवस रखा गया कीर्तिनगर में और इसमें विभिन्न विभागों की समस्याएं आई हैं, जिसमें मुख्यतः पानी से रिलेटेड है, कुछ आपदा से रिलेटेड है, सड़कों से रिलेटेड है और इसमें अधिकांश जो हमारी समस्या है उनके लिए आज ही हमने निरीक्षण करने के लिए, रिपोर्ट देने के लिए डिपार्टमेंट्स को बता दिया है। सभी विभागों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया है और कुछ अन्य समस्याएं भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि द्वारा बताई गई हैं, जिनको भी संज्ञान में लेकर उन पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के पूर्व जिलाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय, आपको बता दें, अपने कार्यकाल के दौरान नैनीताल जिले के विभिन्न स्टोन क्रैशरों पर अवैध खनन एवं भंडारण पर लगाए गए करीब 50 करोड़ से अधिक के जुर्माने को माफ कर देने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार से अगले मंगलवार से पहले जवाब देने को कहा है। कोर्ट ने सचिव खनन एवं निदेशक खनन से ये बताते हुए कहा कि किस नियमावली के तहत जिलाधिकारी ने स्टोन क्रैशरों पर लगाए गए जुर्माने की राशि माफ की गई है, उस नियमावली को भी प्रस्तुत किया जाए। जो करोड़ों जो खनन का जुर्माना जो 2016-17 में तत्कालीन डीएम के द्वारा जीरो कर दिया गया था, उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय के द्वारा पूर्व सुनवाई में स्टेट को बोला गया था कि आप पूरे संपूर्ण उत्तराखंड का डाटा दीजिए कि आपने पूरे उत्तराखंड में कितना जुर्माना माफ़ किया। तो पिछली तिथि में सेक्रेटरी अस्वस्थ होने के कारण यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाए, तो आज वीसी के माध्यम से सेक्रेटरी खनन यहाँ पेश हुए और माननीय न्यायालय के द्वारा आज की सुनवाई में राज्य सरकार से और सेक्रेटरी खनन को कहा है कि आप विधिवत इसका पूरा डिटेल काउंटर एफिडेविट दाखिल करें कि जिलाधिकारी को किस नियम के तहत खनन जुर्माना राशि को जीरो करने का अधिकार प्राप्त है, उस नियमावली को कोर्ट में पेश करें और अगले मंगलवार को जो है
तो तिथि नियत की है माननीय न्यायालय। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अंतर्गत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि हमारी युवा अधिकारियों के जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के बसड़ी खादर गांव में मनरेगा के विकास कार्य में भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत पर मनरेगा लोकपाल मिथिलेश तोमर ने पूरी टीम के साथ गांव पहुंचकर मनरेगा से कराए गए विकास कार्यों की जांच पड़ताल की। इस दौरान मुख्य शिकायतकर्ता संदीप बसेड़ी ने ग्राम प्रधान और पंचायत के कर्मचारियों पर विकास कार्यों में भारी गड़बड़ी और खुल्लम खुल्ला भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया। खासतौर पर मनरेगा में जमकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। देखिए, अभी मैं यहाँ पर स्थलीय निरीक्षण के लिए आई हूँ। स्थलीय निरीक्षण कर रही हूँ। अभी कुछ किया है, अभी कुछ स्थानों का बाकी है और निरीक्षण करने के बाद फिर मैं इनकी पत्रावलियाँ लूँगी और पत्रावलियों की जांच करूँगी और जो भी निकल के आता है वो देखूँगी मैं। और जो इसमें कोई धांधली पाई जाती है तो मैं वो कार्रवाई कराऊंगी और उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। अगर कोई वो पाई जाती है धांधली। अभी जो निरीक्षण अभी तो हमने स्थल की जांच करी है। अभी इसमें कोई अभी पाइपलाइन मौके पर है तो अभी पूरी जांच अभी नहीं हो पाई है। अभी निरीक्षण कर रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। सड़क है, देखिए अभी तो जांच की जा रही है। जांच करने के बाद ही, पूरी जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा क्या है क्या नहीं। अभी पत्रावलियों की जांच बाकी है। जब तक वो रिपोर्ट नहीं देगी बनाएंगे तब तक क्या कहा जाए, तब तो सर चीज गलत बताएगी, बल्कि ये भी कहेगी कि मैं दंडात्मक कार्रवाई करूंगी। लेकिन जब तक वो रिपोर्ट नहीं देगी तो मैं कैसे कह दूँ वो सही की या नहीं की। वो जैसे पाइपलाइन थी, पाइपलाइन में कुछ घपले पाए गए। जैसे गुलाम साबिर सनोप लाला और मोनू सनोप नकली। मोनू के हाथ तो जमीन भी नहीं है एक बिस्ता भी, उसकी भी पाइपलाइन दिखा रखी, उससे पैसे भी निकाल रखे। जैसे गुलाम साबिर सनोप लाला, उसके पाइपलाइन दबा रखी और पैसे निकाल रखे, लेकिन स्थलीय निरीक्षण किया तो उसके घर पर उसमें खेत में कुछ नहीं पाया गया। और इस तरह लगे भी जो वार्ड यहाँ 6 वार्डों में काम दिखा रखे, पशु वार्डों में, उन्होंने प्रधान के द्वारा ही खुद कह दिया कि इसमें मतलब कोई काम नहीं किया। तो कोई भी काम, और 2 नाले, दोनों नालों में पैसे निकाल रखे नालों के, लेकिन वहां मौके पर कोई काम नहीं पाया गया। 3 सड़कें थी उस अलग भी, उन सड़कों को देखा गया तो उन लोगों को पैसे निकाल रखे, लेकिन वहां उसमें कोई भी काम नहीं किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के पिरान कलियर में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने एक स्टोरेज गोदाम पर मिलावटी पनीर की सूचना पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 10 कुंतल पनीर टीम को बरामद हुआ है, जिसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग व पुलिस अलर्ट मोड पर है। पिरान कलियर पुलिस को सूचना मिली थी कि नई बस्ती पिरान कलियर में एक स्टोरेज गोदाम पर मिलावटी पनीर लाया जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। टीम ने नई बस्ती से एक स्टोरेज गोदाम और एक मैक्स गाड़ी से करीब 10 कुंतल पनीर बरामद किया। सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दी गई, पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी व खाद्य सुरक्षा निरीक्षक योगेंद्र पांडे ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच कर, जिसमें लाइसेंस चौहान डेयरी रहमतपुर के नाम से पाया गया था। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि पुलिस के द्वारा सूचना दी गई थी, जिस पर मौके पर पहुंचकर गाड़ी और स्टोरेज गोदाम से 2 अलग अलग सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। पुलिस के माध्यम से सूचना मिली कि कलियर में बाहर से कोई पनीर आ रहा है जो मिलावट की आशंका जाहिर की जाएगी। तो पुलिस की सूचना के आधार पर हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर रुड़की और मैं स्वयं मौके में आया हूँ और मौके पे हम पे जो गाड़ी से जो पनीर सप्लाई किया जा रहा था उसमें से, और जो इनकी डेयरी यहाँ पर डेयरी है जहाँ जिसके माध्यम से सप्लाई करते हैं, उन दोनों जगह से हमने जाँच के लिए सैंपल लिए हैं और जो भी सैंपल में इस पर रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तहसील पौड़ी के एक राजस्व क्षेत्र स्थित मंदिर के समीप बीते 12 अक्टूबर की शाम 3 बजे एक 6 वर्षीय बच्ची खेल रही थी। बच्ची के पिता का व्यापारी प्रतिष्ठान भी समीप ही था। इस दौरान बच्ची को एक 18 वर्षीय युवक बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। वह बच्ची को धार्मिक स्थल के समीप शौचालय में ले गया, जहां उसने शौचालय के अंदर से कुंडी लगा लिया। साथ देख बच्ची ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। उन्होंने जब दरवाजा खोलने के लिए आवाज दी तो
आरोपी युवक ने दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। जहां बच्ची के साथ आरोपी युवक पाया गया। नाबालिग बच्ची के पिता ने राजस्व पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई किए जाने की मांग की। राजस्व पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नायब तहसीलदार पौड़ी संजय नेगी ने बताया कि नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 12/10/2024 का मामला है और उस मामले की जैसे सूचना मिली तुरंत जो है कि पटवारी लोग मौके पे गए और जो है कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इसमें जो है अभी वो भी जो है उसी दिन जो है 4 तारीख को गिरफ्तार कर दिया गया है और उसको जो है जेल हिरासत में भेजा गया। जो पुलिस व्यक्ति था वो 18 साल उम्र है उसकी, लड़की जो है छोटी थी 6 साल की लड़की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चमोली से है। दो पक्षों के बीच स्कूटी पार्किंग के बड़े विवाद के बाद मारपीट की घटना से गौचर बाजार दिन भर बंद रहा। मामला दो अलग अलग समुदाय को होने के कारण लोगों में बढ़ते आक्रोश के बाद स्थानीय लोगों ने बाजार बंद कराया। घटना के बाद गौचर में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई। प्रशासन द्वारा शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए BNSS धारा आपको बता दें BNS की धारा 163 लगाई गई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए लोगों से शांति की अपील की गई है। गौचर हमारे शहर के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। गौचर हमेशा से एक शांतिप्रिय शहर रहा है, लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा जिस प्रकार आज शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी सभी से अपील है, क्षेत्रवासियों से, जनता से, व्यापारियों से कि संयम बनाए रखें और जहां तक संभव हो सके आपसी सौहार्द कायम रखें और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो। कहा है कि एक व्यक्ति द्वारा स्कूटर दुकान के सामने खड़ा किया गया, तो दो पक्षों में जिनके यहाँ खड़ा हुआ था स्कूटर, उनमें वाद विवाद हुआ, आपस में मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। इसमें फिर काफ़ी और लोग बाजार के इन्वॉल्व हो गए, जिससे मामला थोड़ा सा तनावपूर्ण हो गया। बहरहाल पुलिस ने उसे तत्काल पहुँच करके और प्रशासन द्वारा इसको काबू में ले लिया गया है। अब यहाँ स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है। अगली खबर रामनगर से, जहां विकासखंड के अंतर्गत ग्राम बासी टीला क्षेत्र में स्थित एक नहर में एक नाबालिग किशोर का शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक किशोर के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि ग्राम कुंभगडार मालधन चौड़ निवासी आनंद कुमार का 17 वर्षीय पुत्र चंदन, जो कि सोमवार की शाम से बाइक लेकर घर से निकला था, लेकिन जब देर रात तक वह वापस नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। तो चंदन की बाइक ग्राम बांसी टीला क्षेत्र में स्थित नदी के किनारे मिली और उसकी चप्पलें भी बाइक के आसपास बरामद हुई, लेकिन चंदन का कोई पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस ने भी चंदन की खोजबीन शुरू की। मंगलवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में चंदन का 100 ग्राम बांसी टीला स्थित नहर में बरामद हुआ। एक्सीडेंट मेरे ग्राम सभा कुंभगडार जो मालधन क्षेत्र में पड़ता है। लड़का चंदन कुमार जो अपनी मौसी छोड़ने के लिए 7 नंबर आनंद नगर 7 नंबर में जा रहा था, तो सूचना ये आई कि लड़का बासी टीला में कल इसकी बाइक और मेरे ख्याल से चप्पल कल बरामद हुई कल, तो आज इसकी क्या कहते हैं डेड बॉडी प्राप्त हुई है। अब जो भी शंका, इसमें थोड़ा शंका ये लग रही है कि चप्पल और गाड़ी की जो कंडीशन है उससे क्या कहते हैं डेड बॉडी में या क्या कहते हैं जो शंका है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। अगर जो भी रिपोर्ट आएंगी और वो सबके सामने सबको पर्याप्त मात्रा में सबको मिल जाएंगी। आज दिनांक 15 अक्टूबर को बासी टीला में एक चंदन कुमार पुत्र आनंद सिंह निवासी कुंभगाडार मालधन नामक एक व्यक्ति जो 17 साल का है, उसकी डेड बॉडी नहर में मिली है। वो कल शाम को घर से निकला था, जिसके परिजन रात भर तलाश करते रहे, तो रात में जो वहाँ नाला चलता है उसमें उसकी मोटरसाइकिल मिल गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वो मोटरसाइकिल का जो है एक्सीडेंट किसी जंगली जानवर से हुआ होगा और उस दोनों मोटरसाइकिल और जो व्यक्ति है वो दोनों उसमें नाले में गिरे होंगे। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।
खबरों का सारथी।